सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 411 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गूसेंगडॉन को दिखाया जाता है, जिसके के ऊपर से सारा चैनों से बना बैरियर टूट चुका होता है। और फिर गूसेंगडॉन ज़ूफेन को देख उससे कहता है कि डैड, इन लोगों ने मुझे अपनी चैनों से काफी ज्यादा हर्ट किया है। तभी गूसेंगडॉन की ये बात सुन ज़ूफेन भी अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोगों की मेरे बेटे को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई। ज़ूफेन के इतना कहते ही गूसेंगडॉन उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ज़ूफेन उसे रोकते हुए उससे कहता है कि इन लोगों को अपने डैड के ऊपर छोड़ दो, इन्हें मेरे ब्लड वॉर्म्स खिला दो। अब तभी ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि ल्यू क्लैन की क्वानरोंग एम्पायर के ऊपर ये शानदार और पूर्ण जीत की खबर बहुत जल्द पूरे टियानियो में फैल गई, जिससे ज़ूफेन और ल्यू क्लैन की प्रसिद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई और ल्यू क्लैन को टियानियो के सेवियर के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि टियानियो कंट्री का प्रोटेक्टर यानी कि ज़ूफेन वास्तव में एम्पर को उसकी ड्रैगन चेयर से हटाने का प्रयास कर रहा है। तो अब तक कहानी सुनाने वाले के इतना कहने के साथ ही हमें शैडो किंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग रहा होता है। इसी के साथ ही शैडो किंग भागते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द हिज मैजेस्टी को हमारे इस वर्तमान संकट के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तो अब इधर शैडो किंग अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से बड़ी तेजी से उसके पीछे से एक बड़ा सा ड्रैगन का मुंह आता है, जो कि अपना बड़ा सा मुंह खोल करके शैडो किंग को अपने मुंह में लेने जा रहा होता है। तभी इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा ड्रैगन अगले ही पल में शैडो किंग को अपने मुंह में बंद कर लेता है और इसी के साथ शायद से यहाँ पे शैडो किंग का भी काम तमाम हो जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन धीरे धीरे अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि हमारे एल्डर ली होते हैं, क्योंकि अब इथेरियल स्टेज पर पहुंचने के बाद वो भी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म चेंज करना सीख गए होते हैं। के बाद एल्डर ली भी अपनी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई पावर्स को देख करके वो भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और तभी उनके पीछे से एल्डर जी और एल्डर क्यू आते हुए भी एल्डर ली से कहते हैं, एल्डर ली सचमुच ये इथेरियल स्टेज की सोल शेप काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि एल्डर क्यू उन्हें देख अपने मन में कहते हैं, पिछली बार शैडो किंग ने अकेले ही हमें काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर दिया था, लेकिन इस बार एल्डर ली ने सिर्फ अपने एक ही शॉट में उसे पूरी तरीके से खत्म कर डाला। सचमुच ये सब देख करके तो बिल्कुल क्लियर पता चल पा रहा है एक इथेरियल स्टेज और एक रेडिएंट स्टेज के बीच में कितना बड़ा गैप है। और एल्डर ली शैडो किंग को मारने के बाद कहते हैं कि तो फिर अब फाइनली अब इस चीज से स्टीवर्ट जू का टास्क पूरी तरीके से खत्म होता है और अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है और अब बस हमारे लिए एम्पर के साथ निपटना और बाकी रह गया है। तो अब इधर एल्डर ली के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें इंपीरियल कैपिटल में इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एम्पर अपने पैलेस में अपने कोर्ट के अंदर बैठा हुआ होता है और अपने बच्चों से कहता है कि आज के दिन मेरा बर्थडे है। जनबेंचो एम्पर का बर्थडे कुछ टाइम पहले ही तो गया था, लेकिन अब ये फिर से बना रहा है। बट कोई नहीं, हमें क्या, हमें तो स्टोरी पूरी करनी है। अब इधर एम्पर अपने कोर्ट में बैठ अपने बच्चों से आगे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आज का ये दिन इतना ज्यादा लिवलीहुड, इतना ज्यादा सेलिब्रेशन भरा नहीं है जितना कि मैंने पिछले साल मनाया था। लेकिन आज यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है और हमें एक साथ एक परिवार की तरह बैठे हुए भी बहुत ज्यादा समय हो चुका है। तो तभी क्राउन प्रिंस भी अपनी चापलूसी करते हुए से कहता है कि इंपीरियल फादर, आप मिलियंस ऑफ सालों तक जिंदा रहे और बिल्कुल निश्चित तरीके से हमारे नेशन की देखभाल करते रहे और ये मेरा विशेष अधिकार है कि मैं आपके साथ यहाँ पे रहूं और फुर्सत के समय बस आपसे बातें करूं। तो तभी इधर दूसरी ओर मोटू भी कहता है कि बिग ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इंपीरियल फादर से बिल्कुल यही सेम विश करता हूँ। जबकि इधर दूसरी ओर हमारी प्रिंसेस योंगनिंग वहाँ पे एकदम शांत अपना मुंह नीचे लटका करके बैठी हुई होती है। तभी एम्पर क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्राउन प्रिंस, मैं ये जानता हूँ कि तुम हमेशा से ही रूल्स के हिसाब से चलते हो, लेकिन अभी फिलहाल तुम यहाँ परिवार के बीच में हो, तो क्या अभी फिलहाल के लिए अपनी ये खोखली और औपचारिकताओं से भरी फॉर्मेलिटीज का यूज करना नहीं छोड़ सकते। तो तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं इंपीरियल फादर के आदेशों का पालन करता हूँ। अब तभी क्राउन प्रिंस की ये बात सुनने के बाद एम्पर अपनी आंखों को बंद करता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये एक एम्पर की अथॉरिटी है, लेकिन ये एक एम्पर का दुख भी है।
है, यहाँ तक कि उसका अपना मांस और खून भी उसके साथ अजनबी जैसा व्यवहार करता है, जबकि इन सभी की तुलना में मेरा सिर्फ एक ही है। इतना सोचने के बाद फिर एम्पर अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखें खोलने के बाद प्रिंसेस योंगनिंग को देखते हुए उससे कहता है, योंगनिंग अब तक 6 महीने हो चुके हैं, क्या तुम अभी भी मुझे इस सब के लिए ब्लेम करती हो? तो तभी अपने फादर की ये बात सुनने के बाद योंगनिंग भी थोड़ा दुखी होते हुए कहती है कि इंपीरियल फादर, आप खुद हमारे लैंड के ऊपर आक्रमणकारियों तक को ले आए, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, आपने अपनी छवि को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और आप फिर भी ये सोचते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो अब इधर योंगनिंग के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद एम्पर भी थोड़ा सैड हो जाता है। फिर अचानक से उसकी छाती में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर भी वो उस दर्द को सहते हुए आगे योंगनिंग से कहता है, योंगनिंग, इस भ्रष्ट दुनिया को तुम्हारे ऊपर दाग लगाने से रोकने के लिए मैंने बहुत सी बातें तुमसे छुपा करके रखी हैं, लेकिन एक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं तुम सभी के लिए करता हूँ और हमारे इस यूएन क्लैन के भविष्य के लिए करता हूँ। इतना कहने के बाद एम्परर को एक झटका लगता है और वो जोरों से खांसने लगता है। तभी ये देख करके योंगनिंग भी अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। बट तभी एम्परर फिर से अपने आप को संभालते हुए आगे कहता है कि क्राउन प्रिंस कोंगर, क्या तुम्हें मेरा पिछला जन्मदिन याद है? उस वक्त कई सारे आउटसाइडर्स, ऑफिशियल्स और भी कई सारे लोग मुझे अपनी अपनी रेस्पेक्ट शो कराने के लिए आए थे, मगर लेकिन तो आज ये सब इतना ज्यादा खाली क्यों है? तो अब तभी एम्परर की ये बात सुनने के बाद थर्ड प्रिंस भी अपने मन में कहता है कि लगातार इन युद्धों की सक्सेसिव के बाद सभी बड़ी बड़ी मेजर फोर्सेस का एक के बाद एक सफाया हो गया, तो फिर वहाँ इतने सारे लोग कैसे बचे रह सकते हैं? लेकिन क्योंकि इंपीरियल फादर ने ही ये क्वेश्चन पूछा है तो इनके इस आंसर में जरूरी कोई डीप मीनिंग तो होगी ही। तो अब जब एक तरफ थर्ड प्रिंस उस क्वेश्चन के बारे में सब सोच ही रहा होता है कि दूसरी ओर क्राउन प्रिंस एम्परर को जवाब देते हुए उससे कहता है कि इंपीरियल फादर, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वानरोंग ने हमें बंदी बना रखा है और अभी इस समय दावत का आयोजन बिल्कुल इस बात की घोषणा करने जैसा होगा। हम और क्वानरोंग, हम दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं और ये बंद सेलिब्रेशन इंपीरियल फादर के लिए बिल्कुल ही अनवर्दी है, लेकिन आपके मन में हमेशा चीजों की भव्य योजना रहती है। अब इधर क्राउन प्रिंस की ये बात सुनने के बाद हमें एम्पर की ओर दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस की बात घंटा भी कुछ समझ नहीं आई होती है, इसलिए फिर वो खुद ही आगे कहता है कि क्राउन प्रिंस, तुम हमेशा से ही काफी ज्यादा थॉटफुल और हर एक मामलों में काफी ज्यादा विचारशील और केयरफुल रहे हो। इस सब को सोच करके मुझे सचमुच काफी ज्यादा राहत मिलती है। तो अब तभी एम्पर की ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस भी थोड़ा हैरान हो गया होता है, लेकिन तभी एम्पर थर्ड प्रिंस से भी पूछता है कि कोंगर, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? कि क्राउन प्रिंस एम्पर की बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि चतुर या विचारशील, ये दोनों एक ही तो बात है। रिलीफ्ड यानी कि चिंता युक्त, हाँ, नौकर, ये सब नौकर संभालते हैं, जबकि लॉर्ड सिर्फ आदेश देते हैं। इतना सोचने के बाद फिर क्राउन प्रिंस उस बात के ऊपर और भी ज्यादा गहराई में सोचते हुए अपने दांत पीसते हुए गुस्से में अपने मन में आगे कहता है, हाँ, इंपीरियल फादर का जरूर से मतलब ये है। उसी वक्त अभी हमें थर्ड प्रिंस को भी दिखाया जाता है, जो कि वो भी एम्पर को उसके क्वेश्चन का जवाब देते हुए उससे कहता है कि इंपीरियल फादर, मेरा मानना है कि ये कोर्ट अब पूरी तरीके से बंजर हो गया है, क्योंकि आपके विरोधियों को हटा दिया गया है और हमारी इस कंट्री और इस नेशन में लाइफ और प्रॉस्पेरिटी को वापस से ठीक कर दिया गया है। इसलिए अब हमें टैलेंट को प्रमोट करके और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि इससे आम लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, हमारी पुरानी ग्लोरी को वापस लाया जा सके। अब इधर मोटू के इतने अच्छे जवाब को सुन करके क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जबकि एम्परर भी हंसते हुए थर्ड प्रिंस से कहता है, बहुत अच्छे कोंगर, तुम्हारे पास सचमुच बहुत अच्छी आंखें हैं। अब इधर एम्परर के मुंह से थर्ड प्रिंस के लिए इतनी ज्यादा तारीफ सुन करके क्राउन प्रिंस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि हे भगवान, इंपीरियल फादर तो हमारी पॉलिसीज का टेस्ट ले रहे थे और अब इस वजह से तो इंपीरियल फादर को थर्ड ब्रदर तो और भी ज्यादा पसंद आने लगेगा। अब इधर क्राउन प्रिंस के इतना सोचने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और फिर अगला सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि एम्परर और उसके सभी बच्चे एक साथ एक टेबल के ऊपर बैठ करके एम्परर की जन्मदिन की दावत खा रहे होते हैं। एक तरफ तो हमारा भाई मोटू होता है, जो कि खाने से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो अब तक खाने की कई सारी कटोरियां खा चुका होता है। कि दूसरी ओर एम्परर और क्राउन प्रिंस भी अपने अपने सूप पी रहे होते हैं, लेकिन तभी एम्परर को फिर से एक झटका लगता है और उसे फिर से खांसी आने लगती है। तभी उसके पास में उसका एक बटलर आता है कि अपने हाथ में एम्परर की मेडिसिन लाते हुए उससे कहता है, योर मैजेस्टी, आप प्लीज अपनी इस मेडिसिन को ले लीजिए। तो अब तभी उस सर्वेंट की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी जल्दी से उस मेडिसिन को ले लेता है कि क्राउन प्रिंस भी एम्परर को
को वो मेडिसिन लेते हुए घूर करके देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एम्पर को एक और जोरदार झटका लगता है। फिर वो अपनी उस दवाई को प्याले को पीते हुए नीचे टेबल पर अपने सिर के बल गिर जाता है। इसके बाद हमें एम्पर की टेबल के ऊपर पड़ी हुई उस दवाई को भी दिखाया जाता है, जिसके टेबल पर गिरते ही उसके अंदर से जहरीला धुआं निकलने लगता है। तभी एम्पर काफी ज्यादा हैरान होकर के पसीनों में लटपथ होते हुए कांपते हुए उस दवा को देख कहता है कि ये दवा तो पॉइजनस है। तो गाइज अब इधर एम्पर के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आए के एपिसोड तो आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि एम्पर के साथ आगे क्या होता है। क्या वो इस पॉइजन के साथ मारा जाएगा या फिर आगे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।